एनालिसिस द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एनालिसिस, जो आपको यहाँ पे सारी डिटेलिंग इस एक वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप बता दें, यहाँ पे इस चैनल पे आप नए हैं अगर, तो इसकी पूरी वीडियो की पीडीएफ एक जगह पे मैं डाल देता हूँ, जो आपके रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इस एग्जाम्स की, जो कि सिविल सर्विसेज एग्जाम्स है, उसकी आप तैयारी करते हैं, तो रिवीजन कितना इम्पॉर्टेंट बैकबोन है आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, ये हम सभी लोग अच्छे से समझते हैं। तो उसकी पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पे पूरा चीज़ें मैं अपलोड कर देता हूँ। आपको कहाँ पे मिलेगा? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएंगी। पूरी डिटेलिंग, जो भी डिजिटल नोट्स होती है इंपॉर्टेंट, वो भी सारी चीज़ें वहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। अब चलिए वीडियो के थंबनेल वाले आर्टिकल पे चलेंगे, उस चीज को देखा जाएगा क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे देखी जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पे बता दें, तो यहाँ पे इस चीज को आप देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो आउटब्रेक हो रही है, वो एक वायरस की आउटब्रेक हुई है। और ये कहाँ से वायरस आ रहा है? ये आपके चाइना से ये वायरस निकल के आ रहा है। तो चाइना से वायरस निकल के आ रहा है, इसका नाम बोला गया है क्या? HMPV, जिसका पूरा नाम क्या है? ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस चाइना में आउटब्रेक हो गई है, जिसके कारण कहीं कोविड की तरह ये चीजें ना फैल जाए, कोविड-19 की तरह, इसीलिए इसको लेकर के संज्ञान में ये चीजें ली गई हैं। हालांकि अगर बात करें चाइना में, तो चाइना में बहुत ज़्यादा लोगों को ये इन्फेक्ट कर रहा है, और इन्फेक्ट कर रहा है जिसकी वजह से लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो जा रहे हैं। उनको सिंपल सा प्रॉब्लम आ रही है। अगर बात बोलें तो सबसे प्राइमरी जो सिम्टम्स दिख रहे हैं वो क्या है? तो आपका फीवर, हेडेक, बॉडी एक, इस प्रकार की प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं, इसके कारण यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इस सब चीज को लेकर के मॉनिटर कर रही है कि भारत में ये सब चीजें ना हो, इसी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप ली जा रही है। अब यहाँ पे देखा जाए कि भारत में क्या कोई केस निकल के आ रहा है, तो अभी भारत में ऐसी कोई केसेस नहीं है, लेकिन ये जो केसेस निकल के आ रही हैं, ये डिस्कवर करी गई थी 2001 में इस वायरस की, जो बिलोंग करती हैं न्यूमोविरिडिया फैमिली से, जिसे रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस भी बोलते हैं। तो अगर इसकी डिटेलिंग को आप देखेंगे, HMPV की बैकग्राउंड डिटेलिंग आप देखेंगे, तो आपको यहाँ पे प्राप्त होगा ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस। एक्चुअली P यहाँ पे साइलेंट है, तो इसलिए न्यूमो वायरस प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। इसकी ओवरव्यू अगर आप देखेंगे, तो रिस्पायरेटरी वायरस है ये, जो कॉज करता है क्या? कोल्ड लाइक सिम्टम। आपको सर्दी खांसी थोड़ी सी हो जाएगी, फीवर हो जाएगी, नजल कंजेशन हो जाएंगे, आपका नोजल नॉस्ट्रिल जो है वो थोड़ा बहुत जाम मिलेगा, सोर थ्रॉट जो गले के नीचे है उसमें थोड़ी सी सोर वाली प्रॉब्लम होगी। ये सीवियर इलनेस तक प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो ब्रोंचाइटिस, निमोनिया, इस प्रकार की चिल्ड्रन ज्यादातर टारगेट किसको करता है? तो यंग चिल्ड्रन के जो बच्चे हैं, 10 साल, 12 साल, 14 साल, ये जो बच्चे हैं इस एज में, उनको टारगेट करता है। दूसरी, जो ओल्डर एडल्ट हैं, उनको भी ये चीजें टारगेट करता है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल है, यानी जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उसको टारगेट ये चीजें करती हैं। ट्रांसमिशन बहुत इजीली हो जा सकती है। ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, जो भी हम लोग खांसी और छींकते हैं, स्नीजिंग, कफिंग, स्नीजिंग, उसकी वजह से ये चीजें हो सकती हैं, फैल सकती हैं, ट्रांसमिशन। और किसी भी व्यक्ति के कांटेक्ट में व्यक्ति आ रहा है, जैसे कोविड-19 के समय, तो ये भी चीजें हो सकती हैं। प्रिवेंशन क्या है? तो रेगुलर हैंड वॉश करिए, जैसे कोविड-19 में होता था। फ्रीक्वेंटली आप जो भी चीजें हैं उसको क्लीन करते रहिए, सरफेस को, और क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड करिए। ट्रीटमेंट क्या है? कोई स्पेसिफिक, दोस्तों पहले बता दो, इसका कोई ट्रीटमेंट और वैक्सीन नहीं बना है इस वायरस को लेकर के। और सिम्टोमेटिक रिलीफ है, फीवर होता है, कम हो सकता है, पानी पिलाइए, हाइड्रेशन होता है, ये चीजें रिलीफ कर सकती हैं। हॉस्पिटलाइजेशंस में जाइएगा तो कुछ हद तक रिलीफ होगी। बस यही चीजें हैं, बाकी यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ डिस्कवरी हुई नहीं है, वैक्सीन या फिर मेडिसिन को लेकर के नहीं हुई है। करंट सिचुएशन यही है कि चाइना में इस प्रकार का केसेस जो अंडर 14 ईयर्स के चिल्ड्रन हैं, उनको ज्यादा इन्फेक्ट कर रही है।
रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, पब्लिक हेल्थ मेजर्स क्या लिए गए, तो नेबरिंग कंट्रीज जो है इंडिया जैसी, ये इन सब सिचुएशन से लड़ने के लिए मॉनिटर करना है। याद करिए दोस्तों, जब कोविड-19 आया था, कोविड-19 तो भारत में जो प्लेन थी, जो एयरपोर्ट थी, वो तक बंद कर दी गई थी आपके चाइना से। तो ये चीज़ें हैं काफ़ी, जो क्योंकि इनका ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह कितना स्पीड अप हो जाएगा आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड में, ठीक है? तो इसलिए ये चीज़ें रोकी गई थी। एडवाइजरी क्या है कि इस चीज़ के लेकर के पूरा अटेंटिव रहिए और हाइजीन प्रैक्टिस करते रहिए। साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस बीमारी से आपको दूरी बचा के रहना पड़ेगा। अब वायरस की बात आती है, तो ये तो हम बैकग्राउंड डिटेलिंग अभी आपको बता रहे थे, जिसका नाम है HMPV, ठीक है। लेकिन अगर आगे और देखेंगे तो कई प्रकार से रिसेंटली कुछ कहीं कहीं वायरस आए हैं, उसको भी मैं इसमें कवर किया हूं, क्योंकि पिछले कई वीडियो में इसको मैं सोच रहा था अच्छे से कवर करूंगा। तो एक आया है डिंगा डिंगा डिजीज, इलनेस है, ठीक है। ये डिंगा डिंगा बीमारी है क्या? तो सबसे पहले ये एक मिस्टेरियस इलनेस है, बीमारी है, ठीक है। और ये कहाँ पे हुआ है? तो युगांडा में हुआ है। युगांडा के किस जिले में? तो बूंदी बुक्यो डिस्ट्रिक्ट में ये चीजें हुई हैं। तो ये प्राइमरली अगर देखा जाए तो वुमेन को और गर्ल्स को ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और इन्फेक्ट कर रहा है, सर, ठीक है। सिम्टम क्या है? तो अनकंट्रोल्ड शेकिंग हो जाएगी। तो उनको जो भी ये डिंगा डिंगा डिजीज जिसको होगा, तो ऐसा लगेगा कि वो डांस कर रही हैं। तो कहीं कहीं इसको डांसिंग डिजीज भी बोला गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये डिंगा डिंगा डिजीज है। फीवर हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी, डिफिकल्टी चलने में दिक्कत हो जाएगी, जिसके कारण लगेगा कि व्यक्ति डांस कर रहा है। करंट सिचुएशन ये है कि 300 प्लस केसेस आए हैं, लेकिन कोई भी मृत्यु फैटेलिटीज वगैरह नहीं आई है। हेल्थ एडवाइजरी भी निकली है इसको लेकर के कि कोई भी अनवेरिफाइड हर्बल मेडिसिन को आप कंज्यूम ना करें, ठीक है। ऑथेंटिक चीजों को कंज्यूम करें। इन्वेस्टिगेशन चल रही है इसको लेकर के। हिस्टोरिकल प्रेफरेंसेस ये है कि डांसिंग प्लेग आया था 1518 ईस्वी में, सोचिए, ये बाबर के आने से पहले आई थिंक। तो ये चीजें डांसिंग प्लेग चीजें हिस्टोरिकल आउटब्रेक हुई थी, उसी से इसको कनेक्ट करके देखा जा रहा है। पब्लिक कंसर्न यही है कि इस चीज की बीमारी को लेकर के कोई बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं। अब ये डिंगा डिंगा डिजीज जो मैं कई दिन से सोच रहा था कंफर्म क्लियर लेक्चर लेने के लिए इस पे, वो चीजें तो यहाँ पे मैंने कवर कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है, कोविड-19 भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कई सारे लोग इस चीज को भूल भी चुके हैं। कोविड-19 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे वायरस का नाम होता है क्या? कोविड-19 इज द डिजीज एंड SARS-CoV-2 इज द वायरस विच इन्फेक्ट फॉर द इलनेस ऑफ कोविड-19। तो SARS-CoV-2 वायरस है यहाँ पे, और फर्स्ट आइडेंटिफाई किया गया है वुहान चाइना में, ठीक है। जिसके कारण अभी रिसेंटली काफी न्यूज में था, एक USA की जो टीम बैठाई गई थी कि वुहान में जाकर के आप इन्वेस्टिगेट करिए और इन्वेस्टिगेट करके ये पता लगाइए कि सच में वहां पे वायरस को जानकर छोड़ा गया या नहीं। तो कमिटी क्या बोली? ऐसा कुछ भी चीजें वहां पर नहीं हुई, इसकी कोई संभावना नहीं है। इस प्रकार का रिपोर्ट USA की कमिटी वहां पर दी। अब यहाँ पे दिसंबर 2019 में ये चीजें आती हैं और इसको ग्लोबल पैंडेमिक किया जाता है WHO के द्वारा। हालांकि लेट हो गई इस वक्त आते आते, तो WHO के द्वारा 2020 में ये चीजें बताई गई। सिम्टम क्या होता है? इसमें भी वही फीवर होती है, कफ होती है, फैटिग यानी थकावट, लॉस ऑफ टेस्ट, आपको टेस्ट मालूम नहीं चलेगा, स्मेल मालूम नहीं चलेगा। सीवियर अगर होगा तो डिफिकल्टी हो जाएगी ब्रीदिंग में, चेस्ट में पेन होगा, कंफ्यूजन होगी। एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी आते हैं जिसमें सिम्टम ही नहीं दिखाई देंगे कि आपके अंदर कोई कोविड-19 का वायरस है या फिर उस बीमारी से आप जूझ रहे हैं। ट्रांसमिशन सभी लोग जानते हैं, कितना दूरी बनाए रखना है, पर्सन टू पर्सन, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, ये सब फैलती हैं। कंटामिनेटेड सर्विस और एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, कोई छींका, हवा में वायरस है, आप उधर से गुजर रहे हैं, आपको इन्फेक्ट कर दिया, तो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन भी पॉसिबल है। प्रिवेंशन यही है, वैक्सीन जो बनी है वो लगाइए, मास्क पहनिए, रेगुलर हैंड वॉश करिए। ट्रीटमेंट इसका क्या है? माइल्ड केसेस का रेस्ट करिए, हाइड्रेशन करिए, फीवर कम हो जाइए। फीवर की दवा मिलती थी क्या? पैरासिटामोल या फिर डोलो, ये मेडिसिन भी यहाँ पे दी जाती थी। सीवियर केसेस की अगर बात करें तो हॉस्पिटलाइजेशन तक हुई है, और हॉस्पिटल में कितने लोगों की मृत्यु हुई है इसका भारत सरकार के पास प्रॉपर आंकड़ा भी नहीं है, ये भी चीजें याद रखिएगा। दूसरी, कितने लोगों की बिना हॉस्पिटल में गांव में
शहर में मृत्यु हुई है, लोग नदी में भी बॉडी फेंक दिए हैं कोविड-19 में। तो ये प्रॉब्लम है, अपने ही पेरेंट्स, अपने ही फैमिली कलीग्स का बॉडी लोग टच नहीं कर रहे थे इस सेशन में। ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती थी, एंटीवायरल मेडिसिन दी जाती थी, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन, इस इंजेक्शन का कीमत एक हैदराबाद में कई जगहों पे मैं न्यूज़ में पढ़ा था कि इसकी 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक रुपए चार्ज किए गए थे। तो ये रेमडेसिविर। वेरिएंट की बात करें तो बहुत सारा अल्फा, डेटा, ओमिक्रॉन, इस प्रकार का वेरिएंट क्या है? ये जो कोरोना वायरस ये रहा, ये ओरिजिन हुआ, इसको बदल करके कोरोना वायरस का स्ट्रेन ये हो गया, बाद में बदल करके कोरोना वायरस का स्ट्रेन ये हो गया। यानी इस मेडिसिन के लिए जो चीज आपने बनाया इस पे कार्य नहीं करेगा, इसी को म्यूटेशन ऑफ वायरस बोलते हैं। इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट किया था, मिलियंस ऑफ डेथ हुई थी कोविड-19 में। करंट स्टेटस यही है कि वैक्सीनेशन कैंपेन चलाई जा रही है और पब्लिक हेल्थ मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो ये थी पूरी चीजें। अब वायरस की डिटेलिंग को भी देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो वायरस है सबसे पहले किसने खोजा, ये वायरस टर्म, वायरस की डिटेलिंग, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनिशियल ऑब्जर्वेशन में 19वीं शताब्दी को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं इनको आइडेंटिफाई करते हैं और इनकी जो साइज होती है बैक्टीरिया से बहुत छोटा होती है। डिस्कवरी कौन किया? तो डिमित्रो इवानोवास्की 1892 में इसको डिस्कवरी करते हैं और इस वायरस को डिस्कवर किया जाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस प्लांट में ये पाया जाता है, टीएमबी। तंबाकू में भी पाया जाता है, याद रखिएगा, इसी को इंपॉर्टेंट कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी को कहते हैं, मतलब यहीं से क्वेश्चंस कई सारे बने हैं। टीएमबी। मार्टिनस बेंजीरिंग 1898 में इसको क्वाइंड करते हैं, मतलब ये नाम देते हैं वायरस, ठीक है। फर्स्ट वायरस आइडेंटिफाई किया जाता है एनिमल में, जिसको एफएमडी, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस 1898 में फ्रीडरिक लोफर पॉल फिरोस के द्वारा किया जाता है। फर्स्ट वायरस आइडेंटिफाई ह्यूमन में किया जाता है येलो फीवर वायरस 1901 में और वाल्टर रीड के द्वारा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की 1931 में और यहाँ पे देखा जाता है कि वायरस की क्या परिस्थिति है, स्थिति है, क्या स्ट्रक्चर है। तो यहीं से चीजें देखनी शुरू हो जाती है। मॉडर्न कंट्रीब्यूशन की बात करें तो एडवांस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जीनोम सीक्वेंसिंग, इन सब चीज़ों की रैपिड आइडेंटिफिकेशन होनी शुरू हो गई है। सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी, वायरस किस प्रकार से रिवोल्यूशनाइज्ड हो रहा है। यानी माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन, पब्लिक हेल्थ, इन प्रकार की चीज़ों में हम वैक्सीन, एंटीवायरस थेरेपी और डिजीज प्रिवेंशन को लेकर के अपनी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं। तो यही थी पूरी डिटेलिंग जो आपको एक वायरस से रिलेट करके मैंने पूरी डिटेलिंग दिया कि किस प्रकार से डिंगा, किस प्रकार से HMPV, किस प्रकार से वायरस की बैकग्राउंड डिटेलिंग, किस प्रकार से कोविड-19 की पूरी डिटेलिंग, सारे चीज़ें यहाँ पे मैं दोस्तों दे दिया हूँ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे इंडिया की प्रोटेस्ट यहाँ पे क्यों चल रही है और चाइना यहाँ पे नए जो काउंटीज का मतलब एक छोटा सा प्रोविंस होती है, उसको लद्दाख में क्यों बना रहा है, तो उस चीज को यहाँ पे हम लोग समझेंगे। लद्दाख की टेरिटरी मैप तो आप सभी लोग देखे होंगे, ये वाली पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कुल इसी वाली पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आपका लद्दाख हो गया, ये पूरा इसी पार्ट की बात कर रहे हैं और ये अक्साई चीन हो गया। एक्चुअली मैंने मैप लगाया नहीं है, चलिए कोई नहीं, लेकिन फिर भी इस मैप से आप लोग समझ जाएंगे। तो यहाँ पे वो 2 काउंटी का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण ये इलीगल, इंडिया बोल रहा है कि इस प्रकार का कृत्य इलीगल है और ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा यहाँ पे ये चीज़ें इन्फॉर्म करी गई है। अभी रिसेंटली आप लोग जानते ही हैं कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टीम की मीटिंग हुई थी इंडिया प्लस चाइना की, जिसमें बातें बहुत हद तक डिसएंगेजमेंट की करी गई थी कि नॉर्मल पोजीशंस हो जा रही है, कोई भी वार और कॉन्फ्लिक्ट का चीजें नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी इस वाले रीजन में झिंजियांग, उगयूर, इस वाले ऑटोनोमस रीजन में इस प्रकार की चीजें हुई हैं। तो ये इश्यू निकल के आ रही है इंडिया प्लस चाइना को लेकर के। दूसरा साइड में छोटा सा न्यूज है, न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी जो बनाई गई है वो बहुत ही बेकार है। जो भी फॉर्मूलाज, 3 फॉर्मूलाज थे ना,
3 फार्म लॉस थे जिसे मोदी काफ़ी हैवी प्रोटेस्ट किया था किसानों ने, तो इनको अमेंड कर दिया। उससे बेकार यहाँ पे बोली जा रही है, अब निकल के आई है। तो यहाँ पे क्या निकल के आई है? नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन एग्रीकल्चर मार्केटिंग, NPFM, यहाँ पे इन चीज़ों को बोल रही है और इसकी पूरी एडिटोरियल भी आएगी। ठीक है, तो अभी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक चीज़ है, जो ड्राफ्ट बन रहा है अब आगे उस ड्राफ्ट की एनालिसिस होगी, फिर एडिटोरियल होगी, पार्लियामेंट में डिबेट भी होगा, थोड़ा बहुत अगर होना चाहिएगा तो होगा। तो इस पे हम लोग अच्छे से देखेंगे भी एडिटोरियल को। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट एडिटोरियल को देखेंगे। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? वाटर वॉच। क्या है ये वाटर वॉच? वाटर से रिलेट करके हम लोग कितनी प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो सबसे अधिक है। जो लेक है, जो रिवर है, उन सबसे ज़्यादा क्या है? ग्राउंड वाटर है। ये क्वेश्चंस आया था यूपीएससी में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। तो ग्राउंड वाटर सबसे ज़्यादा, उसकी परसेंटेज अधिक है। जैसे 3% है तो 2% आइस के रूप में है और 1% में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर है। उसके बाद ऑलमोस्ट 50-60% है, आई थिंक। ठीक है, और जो रेस्ट आते हैं उसमें रिवर है, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वेटलैंड्स हैं, ये लोग आते हैं। अब यहाँ पे रिपोर्ट क्या है? तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इसका असेसमेंट आया है, एनुअल असेसमेंट, वार्षिक स्टेट ऑफ ग्राउंड वाटर, इसकी क्या क्वालिटी है, किस प्रकार से चिंताजनक ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो पहली अगर बात करें तो एक्सेसिव नाइट्रेट पाए गए हैं। नाइट्रेट क्या है? ठीक है, ये नाइट्रेट पाए गए हैं किसमें? जलों में, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम, डिजीजेस हो सकती हैं। अब वाटर में नाइट्रेट का पाना, एक प्रकार से आप कितना भी फिल्टर लगाइए, हर प्यूरिफाई तो कर नहीं देगा। हाँ, क्योंकि 100% प्यूरिफिकेशंस नहीं हो सकती, उसमें इम्प्यूरिटीज रहेगी ही रहेगी। हालांकि वो क्लीन करती है, लेकिन नाइट्रेट का मिलना एक बड़ा प्रश्न उठाता है। तो हाफ ऑफ इंडिया की डिस्ट्रिक्ट में इस प्रकार की चीज़ें मिली हैं और ये मेजर कंसर्न भी इम्पॉर्टेंट है। और कितना मिल रहा है? तो 45 मिलीग्राम पर लीटर, ये बहुत ह्यूज है, समझ गए आप? तो कोई छोटी बात नहीं है यहाँ पे। तो अगर इस चीज़ को आप देखेंगे तो ये किस प्रकार से आपको मेथेमोग्लोबिनिया जो रिड्यूस करती है क्या? रेड ब्लड सेल्स की कैपेसिटी को, कि ये ऑक्सीजन लेकर के जाए, जिसके कारण आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अब ये क्या कॉज करेगा? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम बच्चों में। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम किससे होता है? नाइट्रेट से। याद रखिएगा, क्वेश्चंस यहाँ से बनेगा। तो ग्राउंड वाटर की बात करें तो यहाँ पे कई जगह सरफेस जो है वो काफ़ी हद तक लेक्स, पॉन्ड्स, अलगल ब्लूम, इन सब चीज़ से प्रभावित हो रहा है। एक्वेटिक इकोसिस्टम हम लोगों का प्रभावित हो रहा है। और जो हम लोग फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल कर रहे हैं खेत में, वो कहाँ पे? पॉन्ड्स है, रिवर है, वहाँ पर जा कर के उनको इन्फेक्ट कर रहा है और अलगल ब्लूम हो रही है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इस प्रकार की पेरेनियल नाइट्रेट यहाँ पे मिली है। मतलब लगभग हर समय आप चेक करेंगे तो इस प्रकार की प्रॉब्लम निकल के आएगी। 49, 48, 37% रेस्पेक्टिवली इन स्टेटों में प्राप्त हुई है। केमिकल कंटामिनेंट इसी को ही बोलते हैं, जिसके कारण वाटर की जो क्वालिटी है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। फ्लोराइड, यूरेनियम, इस प्रकार की भी चीज़ें चल रही हैं आपके मेजर कंसर्न। राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, यहाँ भी निकल के आ रही है। तो ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। कंट्री की डिग्री ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन देखें तो हम लोग ज़मीन से खींच ले रहे हैं, ठीक है, ये ज़मीन है, यहाँ से हम लोग बोरवेल लगाएं, यहाँ से पानी को निकाल लिए। तो 60.4% रफली हम लोग 2009 में निकाल रहे हैं, 73% और बढ़ा दिए यहाँ पे। तो इस प्रकार का ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो अगर देखा जाए तो निकाल तो रहा है, लेकिन ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी हो रहा है, तो एक सेफ जोन में भी है कई जगहों पे, और कई जगहों पे डिटेरियोरेट भी हो रहा है। यहाँ पे अगर आगे देखेंगे तो जो रिप्लेनिश्ड हो रहा है, यानी पुनः रिचार्ज, जहाँ पे वाटर लेवल हो जा रहा है, वो कंपनसेट कर रहा है वाटर ड्रॉन आउट से, जो हम लोग पानी निकाल दिए, जो पानी बारिश के अंदर रिसीड हो गया, तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस हो जा रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन जो नाइट्रेट है, इस प्रकार की प्रॉब्लम निकल के आ रही है, ये मेजर कंसर्न यहाँ पे दिखा रही है। अब थोड़ी सी वाटर वॉर्न पॉल्यूटेंट्स से जो है चीज़ें, उसको देखेंगे कि वाटर पॉल्यूटेंट से किस किस प्रकार की बीमारियां यहाँ पे कॉज हो रही हैं, उसको देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड में क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाएंगे। सबसे पहले बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट, जिसे पैथोजन बोलते हैं, इसकी सोर्सेस क्या है? तो सीवेज, गंदे नाली वाले, उसके बाद एग्रीकल्चर रन ऑफ, कंटामिनेटेड वाटर सोर्सेस, इस प्रकार की चीज़ें हैं।
डिजीज क्या होती हैं? तो सबसे पहले बैक्टीरिया से क्या क्या होते हैं? कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री। तो ये देखिए कॉजिंग बैक्टीरिया जहाँ विब्रियो कॉलरा, सल्मोनेला टाइफी और सिंगेला एस्चेरिचिया कोलाई। वायरस से कैसे होती हैं? तो हेपेटाइटिस, पोलियो, रोटावायरस, यहाँ पे ये चीजें इन्फेक्ट करती हैं। प्रोटोजोआ क्या है? गियार्डियासिस, अमीबिक डिसेंट्री और क्राइप्टोस्पोरिडियोसिस। केमिकल पॉल्यूटेंट की क्या नाम है? तो इंडस्ट्रियल से भी निकलते हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, माइनिंग एक्टिविटी होते हैं। डिजीजेस क्या होते हैं? तो हैवी मेटल। हैवी मेटल में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार क्वेश्चंस बनाए, चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपी पीसीएस हो, सारे बनाए हैं, ठीक है। तो लीड से क्या होता है? न्यूरोलॉजिकल डैमेजेज हो जाते हैं। लीड मतलब शीशा। मरकरी मतलब मिनी माता डिजीजेज होती हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इसमें भी। आर्सेनिक से आर्सेनी कोसिस होती है। कैडमियम से इताई इताई डिजीज होती है। नाइट्रेट से अभी आपको बता ही रहा था, मिथाइमोमोलोग्लोबिनिया, जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम भी हो जाएगा। पेस्टिसाइड, इंडोक्राइन डिसरप्शन हो जाएगा, कैंसर हो सकता है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। फिजिकल पॉल्यूटेंट की बात करें तो सोर्सेस, सेडिमेंट, सॉइल इरोजन, प्लास्टिक डेब्रिस, इनसे होती है डिजीज। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशंस हो जाएगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ये प्रॉब्लम हो गई किसी भी व्यक्ति को तो याद रखिएगा। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट भी यहाँ पे अपना रोल प्ले करती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट, माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव ओर्स। डिजीज की बात करें तो कैंसर, जेनेटिक म्यूटेशन तक हो जाता है। इसकी प्रिवेंशन भी दी गई है, लेकिन काफ़ी हद तक ये इस चीज़ से हम बच सकते हैं अगर इस चीज़ों को हम फॉलो करें। तो सही प्रकार से सीवेज ट्रीटमेंट हो, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को सही प्रकार से कलेक्ट किया जाए, अवेयरनेस किया जाए, तो हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। और क्लीन वाटर, ठीक है, इन चीज़ों से अगर हमें प्रिवेंशन करना है तो हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यही थी पूरी डिटेलिंग जो मुझे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे छोटा सा एडिटोरियल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एक्चुअली क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की बात करी जा रही है। इंसॉल्वेंसी मतलब, सबसे पहले इंसॉल्वेंसी का आपको मतलब बताएंगे, फिर इस एडिटोरियल को समझाएंगे। इंसॉल्वेंसी किसको कहते हैं? जो भी फिनेंशियल कंडीशंस होती है किसी भी इंडिविजुअल की, कंपनी की या फिर संस्था की, वह अपनी फिनेंशियल ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारियों का वहन न कर पाता है, तो उससे हम लोग इंसॉल्वेंसी बोलते हैं। मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, ठीक है, अब मेरी कंपनी डूब गई, ठीक है, घाटा लग गया, तो मैं क्या हो गया? जो भी हमारे पास ऑब्लिगेशन थी, जिम्मेदारी थी, मेरी ड्यूटी थी, कर्तव्य था कि जिसने मेरे शेयर को खरीदा है उसको पे आउट करने की, तो ये हम अब अनेबल टू पे आउट हो गए, मतलब कर नहीं सकते, जिसके कारण हमें इंसॉल्वेंसी बोली जाएगी। तो ये स्टेट ऑफ फिनेंशियल डिस्ट्रेस इसी को बोलते हैं। जो लीगल प्रोसीडिंग इसको लेकर के होती है उसको क्या बोलते हैं? बैंकरप्सी या लिक्विडेशन बोलते हैं। तो यही लीड करता है डिस्ट्रेस, क्या? बैंकरप्सी। तो बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी में यही अंतर है। कॉजेज क्या है? तो पुअर फिनेंशियल मैनेजमेंट, एक्सेसिव बोरोइंग हो जाता है, डिक्लाइनिंग रिन्यूअल, अनएक्सपेक्टेड फिनेंशियल ऑब्लिगेशन आ जाए क्राइसिस के समय में, मार्केट कॉम्पिटिशन्स बढ़ जाए। ये चीज़ों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट के रूप में मैं दिया हूँ कि कॉजेज ऑफ इंसॉल्वेंसी क्या है। डिफरेंसेस थोड़ा सा समझेंगे तब आगे बढ़ेंगे। इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी। इंसॉल्वेंसी क्या है? फिनेंशियल स्टेट जो अभी आपको बताया, ये एक्सीड हो जाती है आपकी एसेट से। और बैंकरप्सी ये लीगल प्रोसेस है, इनिशिएट किया जाता है इसी को रिजॉल्व करने के लिए, इंसॉल्वेंसी को। तो लीगल प्रोसेस है ये, किस प्रकार से जो भी डेप्ट लिए हैं, डिस्चार्ज लिए हैं, उसको हम सही करेंगे, लिक्विडेशन। तो ये एक प्रकार से आपका एसेट में जो चीजें हैं प्रॉब्लम क्रिएट करी, और ये लीगल प्रोसेस है। इंसॉल्वेंसी इज द फिनेंशियल कंडीशन ऑफ बैंकरप्सी इज द लीगल आउटकम। दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूं, तो ये बाहर से कोई भी कंपनी आ रही है, उनकी क्या नॉर्म्स, लॉज, क्या यहाँ पे भारत में उनको फ्रीडम मिल रही है, उन सब चीज़ों के मुद्दों पे यहाँ पे बात करी। इसीलिए क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी और लीगल रिफॉर्म की बात करी गई है। भारत की इवोल्यूशन की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको लगेगा कि ब्रिटिश राज एरा से के समय में इंडियन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1894 पहली बार यहाँ पे आई और डोमेस्टिक केसेस देखती थी, लेकिन प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 में आया और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 में आया। यही सेपरेट करती है फ्रेमवर्क अर्बन के लिए और रूरल के लिए रीजन पे। लेकिन कोई भी प्रोविजन बनाया ही नहीं गया
क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जो दूसरे कंट्री से भारत में आ रहे हैं इस समय। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत जब स्वतंत्र हो गया तब लॉ रिमेन अनचेंज, तब भी यहाँ पे कोई बहुत स्ट्रांग चीजें बनाई ही नहीं गई। थर्ड लॉ कमीशन 1964 में बनाई गई। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की बात करी गई है, 1990s में हाईलाइट किया गया। नीड फॉर कम्प्रिहेंसिव इंसॉल्वेंसी लॉ, इस प्रकार की चीजों की आवश्यकता तो है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीजें सही प्रकार से थी नहीं। तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन 1919 में यहाँ पे आया और इसकी आवश्यकता लोगों को दिखी। करंट फ्रेमवर्क और चैलेंजेस क्या है, तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड IBC 2016 में आता है और ये फोकस करता है डोमेस्टिक इंसॉल्वेंस पे, और इन सेक्शंस के तहत यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी किन चीजों को संज्ञान में लेता है। अभी भी की चैलेंजेज हैं, अभी भी बहुत सारे कार्य करने बाकी हैं। इन एक्टिव प्रोविजन यहाँ पे इन सेक्शंस को लेकर के ये एक प्रकार से डेड लेटर के रूप में अभी भी है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। तो नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसका हुआ ही नहीं है यूजेज, इसीलिए तो इसको डेड लेटर बोला गया है, क्योंकि इसका यूजेज नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी जो प्रोटोकॉल बनाई गई थी। यहाँ पे केस स्टडी क्या देखा गया, तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस जेट एयरवेज इंडिया लिमिटेड 2019 में देखा गया। तो समझ रहे हैं, हाईलाइट किया गया लैक ऑफ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं था, यानी उसकी कमियां थी, जिसके कारण क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी प्रोविजन इनफोर्सिबिलिटी में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठा रहा है। जेट एयरवेज इंडिया के ये केसेस जो अभी आपको बताया, तो ये केसेस काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली 29 में ही खरीद फरोख्त हुई थी। प्रपोज किया गया रिफॉर्म यहाँ पे किस प्रकार से यूनिसिटॉल जो लॉ बनाई जाती है क्रॉस बाउंड्री इंसॉल्वेंसी को, उसको लेकर के, तो एक प्रकार से स्ट्रक्चर्ड और ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क पे कार्य करने की जरूरत है, मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। जुडिशियल कोऑर्डिनेशन, क्योंकि इशू अगर हो रही है इंसॉल्वेंसी की, फिर उसके बाद बैंकरप्सी की जरूरत हो जाती है कि भैया जिसका जिसका शेयर है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके लिए क्या लीगल प्रोसीजर, इसीलिए जुडिशियल की बात करी गई है। स्ट्रेंथन NCLT पावर करी गई है, तो यहाँ इन सेक्शंस पे IBC बैंकरप्सी कोड इस पे फोकस किया गया है। तो इन चीजों को अगर सही मायने में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को सही प्रकार से आप लेकर के नहीं चलेंगे, इसमें इफिशियंसी, ट्रांसपेरेंसी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। तो ये कहीं ना कहीं जो ग्लोबल ट्रेड है, ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम भारत के लिए उभर रहा है। तो इन चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। यही सारी चीज यहाँ पे इन सेक्शंस में, इन एक्ट में बोला गया है, जो आपको नोट के माध्यम से मैं एक्सप्लेन किया। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फेडरलिज्म की बात करी गई है। सबसे पहले फेडरल क्या होता है, तो यहाँ पे लिस्ट की हम जब बात करते हैं, तो एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होता है कनकरेंट लिस्ट। ये कनकरेंट लिस्ट में यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट दोनों के कुछ मुद्दे मिले रहते हैं, जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिलकर कार्य करती हैं। ठीक है, अब बात आती है फेडरल की। तो फेडरल कैरेक्टर ये होता है जिसमें यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के उन पावर को जो डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है स्टेट लिस्ट में, उस पर हस्तक्षेप, इंटरवेंशन नहीं करता है। इसे फेडरलिज्म के पावर के रूप में देखा जाता है। इन्हीं मुद्दों की हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और फेडरल स्ट्रक्चर, इन सब चीजों को यहाँ पर देखी जाएगी। तो यहाँ पे अगर बात करें सही मायने में, तो किस चीज पे मुद्दा चल रहा है यहाँ पे, तो डेमोक्रेटिक टीनेट्स की बात करी गई है कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शंस यहाँ पे देखा जाए। तो चलिए नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे आपको दिया हूँ। इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोकसभा और स्टेट की जो असेंबली है, जिसके कारण कोविंद जी इसी को हेड किए हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात को कौन हेड किया है, रामनाथ कोविंद जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। इन्हीं के द्वारा ये चीजें बनाकर लाई गई हैं। तो यहाँ पे सिंगल इलेक्टोरल साइकिल चल रहा है, उसको लेकर के क्या बोली गई है। ऑब्जेक्टिव ये था कि दोनों को एक बार कराया जाए, MP और MLA, ठीक है, दोनों को एक साथ लाया जाए। यहाँ पे क्या होगा, बचत होगी, फिस्कल और एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी बढ़ जाएगी। समझ गए।
अपोनेंट्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये अंडरमाइन करेगी आपका डेमोक्रेटिक और फेडरल कैरेक्टर, उसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बातें बोली गई हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करी जा रही है, तो ये प्रैक्टिस शुरू किया गया है, लेकिन डिसरप्ट कर रहा है बहुत सारे मिसयूज, जैसे कि आर्टिकल 35C0 प्रेसिडेंट रूल का। पहली बार देखा जाए तो केरला में 1959 में ये चीजें आई गई थी, जो फेडरल ओवर रीच को दर्शाती रही थी। मिसयूज ऑफ 356, भीमराव अंबेडकर इसको डेड लेटर हमेशा से बोले हैं, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस के रूप में कई बार पूछा गया। एंटी डिफेक्शन लॉ 1985, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब पे क्वेश्चंस उठा रही है। ये अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होगी तो इसको कर्व करेगी, इनेक्टेड टू कर्व डिफेक्शन, लेकिन अभी भी इनइफेक्टिव ये रहा। लैक ऑफ टाइम बाउंड फ्रेमवर्क फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, ये भी अभी तक नहीं हुआ। प्रोविजन फॉर अलाउइंग ग्रुप डिटेक्शन, तो ये चीजें होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत स्मूथ और इफिशियंसी तरीके से चीजें सफल सक्सेस नहीं हो पाई। चैलेंजेज वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो फेडरल कैरेक्टर को स्टेट की ऑटोनॉमी पे सवाल उठाता है। स्टेट की ऑटोनॉमी पे सवाल दोस्तों यहाँ पे कैसे उठाता है, थोड़ा सा आप समझिएगा, 1 मिनट। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनियन गवर्नमेंट की, उसके बाद बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की। यूनियन गवर्नमेंट की बात करेंगे हम तो सीधे यहाँ पे बात होती है एमपी की। स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं तो सीधे यहाँ पे बात होती है एमएलए की। जब एक एमएलए होता है और एक एमपी होता है, एक एमपी किसी एक प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट की हो सकता है या फिर 1-2 डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक एमएलए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई सारे एमएलए आते हैं, 3, 4, 5 तक भी आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इनके पेटी इश्यू हैं, छोटे छोटे इश्यू हैं, कहीं नाली नहीं बने, कहीं सड़क नहीं बने, कहीं पेड़ का प्रॉब्लम है, कहीं पौंड का तालाब, कहीं छोटा छोटा ब्रिज है, कहीं रोड का, और इनके बड़े बड़े इश्यू भी हैं, ठीक है। तो ये छोटे इश्यू अपने आप में ही दब के रह जाएंगे। इसी कैरेक्टर को स्टेट ऑटोनॉमी यहाँ पे कहाँ चली जाएगी, समझ गए, इसी को लेकर के बोली जा रही है। लोकल गवर्नेंस चला जाएगा। डेमोक्रेटिक कंसर्न यहाँ पे है कि ये रिड्यूस हो जाएगी इनकी टेन्योर। मिड टर्म इलेक्शंस कैसे होंगे वन नेशन वन इलेक्शंस में। रिप्रेजेंटेशन पे भी सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, समझ रहे हैं। तो ये चीजें निकल के आ रही हैं। ऑपरेशनल और लॉजिस्टिक इश्यू भी देखी जाएगी। इंडिया की वास्ट इलेक्टोरेट है, तो 900 मिलियन वोटर है जो सिग्निफिकेंट यहाँ पे चैलेंज फेस करते हैं। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल आ रही हैं, ये बर्डन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ये घटेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेटिव की इफिशियंसी तो होगी, कोई डाउट नहीं है इसमें। पैसे कम खर्च होंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, इफिशियंट तरीके से होगी। अच्छाई अगर देखा जाए, देखिए प्रोज और कॉन्स दोनों एक साथ यहाँ पे चलेंगे। रिस्क ऑफ वोटर यहाँ पे फैटिग और कंफ्यूजन हो जाएगा, किसको वोट दें या किसको नहीं, क्योंकि भारत में अभी देखा जाए 70-74% की लिटरेसी रेट है और बहुत सारे लोग सही मायने में ये पॉलिटिक्स को जानते भी नहीं है। तो किसको बटन दबाना है किसको नहीं, ये आदमी कंफ्यूज होगा तो जो होगा बटन दबा के निकल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। गवर्नेंस डिस्ट्रप्शन होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी यहाँ पे आर्टिफिशियली यहाँ पे इम्पोज किया जा रहा है। इलेक्टोरल साइकिल अगर देखा जाए तो ये पॉलिसी इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल वीकनेस होगा। इसको अगर आप देख रहे हैं सही प्रकार से तो मिसयूज आप बता ही दिए। आर्टिकल 356 हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं जिसको, स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी इसी को बोलते हैं, तीनों इसी का नाम है। स्ट्रेंथनिंग अगर बात करें तो एंटी डिफेक्शन लॉ इसको स्ट्रेंथन करेगा। ये टाइम बाउंड तरीके से डिसीजन लिया जाएगा और डिसक्वालिफिकेशन पिटीशन के लिए अगर ऐसा कुछ होता है तो इंश्योर करेगा स्टेट की स्टेबिलिटी। सही प्रकार से स्टेट की स्टेबिलिटी को इंश्योर करेगा एक बार अगर इलेक्शन हो गया तो वन नेशन वन रिस्क की बात करें तो विदाउट सिस्टमेटिक रिफॉर्म यह फेडरलिज्म के कैरेक्टर को, डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को, सेंट्रलाइज पावर को इसको हैम्पर करेगा, चेंज करेगा। सेंट्रलाइजेशन ज्यादा होगी, स्टेट की फेडरल कैरेक्टर कम होगी, यूनियन की फेडरल कैरेक्टर कम होगी, स्टेट के पावर हैम्पर होगा। नीड फॉर रिफ्लेक्शन, कमिटमेंट टू फेडरलिज्म, ये सब चीजें हैं जो अपने भारत में ये कहीं ना कहीं बहुत हद तक डेमोक्रेटिक सिचुएशंस पे सवाल उठाती हुई नजर आएंगी। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो यही इसमें पूरी चीजें दी गई हैं। जो इशू था मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे इंडिया प्लेज किया है सपोर्ट करने के लिए मालदीव को कि किस प्रकार से वो नेविगेट करे इकोनॉमिक
इश्यू को। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, अभी रिसेंटली विजिट हुआ है मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला खलील का और यहाँ पे भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर प्रसाद। तो ये इश्यू निकल के आई है कि दोनों साइड से यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगा। तो ठीक है, वो सपोर्ट मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ये बताइए। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मालदीव है, तो ये अपना प्यारा इंडिया, और इंडिया से ऐसे निकल के आएंगे तो ये आपका मालदीव है। इसी चित्र को यहाँ पे आइलैंड के रूप में मैंने डाला हुआ है। तो माले, मालदीव की राजधानी माले, और बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे आइलैंड्स हैं। मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये जो आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं ये सब कोरल आइलैंड्स हैं या फिर वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं? ये कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टाटा प्लांट यहाँ पे 2026 तक चिप बनाने के लिए रेडी हो जाएगा। तो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे असम में चिप फैक्ट्री लगी है और कंट्री लाइक जापान, यूएस, जर्मनी इन चीजों पे काफी ध्यान दे रहे हैं। तो यूनियन मिनिस्टर वैष्णो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में इसकी अपॉर्चुनिटी आई है। देखते हैं बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी वहां पर आएगा। नेक्स्ट, ट्रंप जो है स्ट्रेंथन करेंगे अनप्रिडिक्टेबिलिटी, जो हेल्प करेगी किस चीज के लिए? तो रसिया प्लस यूक्रेन की जो वार है वो खत्म हो जाए। अगर वो समाप्त हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात होगी। साउथ कोरिया के इन्वेस्टिगेटर यहाँ पे छोड़ दिए हैं अरेस्ट करने के लिए, जो भी यून सुक यूएल थे, तो उनकी जो अरेस्ट करने की वारंट निकली थी उसको छोड़ दिया गया। हालांकि ये इनके सिस्टमेटिक और लीगल डिसीजंस हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। 30 लोगों की यहाँ पे पुनः गाजा स्ट्रिप में वार किया है इसराइल, जैसा कि आपको हमेशा मैं कवर करके बताता हूँ। 30 लोगों की पुनः यहाँ पे बमबार्डिंग करके, पिक्चर भी देख सकते हैं, बमबार्डिंग करके 30 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो यही थी पूरी डिटेलिंग दोस्तों। ये कंप्लीट हुआ आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। जय हिंद, जय भारत।